हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ सेक्टर 34 में एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, जो स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी के लिए ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे सेक्टर 34 में, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, ठीक है, या चंडीगढ़ का लोकल हो, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे, और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो ऑनलाइन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था जो हिमोडा के लिए हुआ था। HPPSC ने कंडक्ट किया था इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, और उसमें जो पेपर था वो सब्जेक्टिव पेपर भी था, ठीक है। सो सब्जेक्टिव पेपर में जो अलग अलग सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रिकल के अंदर, उसमें एक सब्जेक्ट था अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पे इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं वो 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उनका किस तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हमें रिटन एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे और कैसे उनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो इसमें ना पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे, ठीक है। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके अंदर फिर फर्दर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिर क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन एंड रिड्यूस देम टू ए मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। ओके, हमें एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है हमें, और इसको मिनिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो बी सी डैश प्लस ए डैश, अब ये जो डैश का सिंबल होता है ना यहाँ पे, ये लग रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो हम इसको, इस सॉल्यूशन को जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसका एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। लेट एफ इज इक्वल टू, लेट, इस फंक्शन का नाम है एफ इज इक्वल टू, सो बी सी डैश प्लस ए डैश डी ब्रैकेट और ए बी डैश प्लस सी डी डैश। ओके, ये हमारा फंक्शन था, राइट। अब इसको फर्दर इक्वल टू क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज करते हो उसको मेंशन कर दो सब्जेक्टिव पेपर में, जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हो साइड में उसको मेंशन कर दो। ओके, सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस एफ कैन बी रिटन एज एफ इज इक्वल टू, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के ऊपर ना, सो बी सी डैश और मल्टीप्लाइड बाई ए बी डैश प्लस ये बी सी डैश और यहां से सी डी डैश प्लस ये ए डैश डी और इंटू ए बी डैश और प्लस ए डैश डी और इंटू सी डी डैश। ओके, तो ये 4 टर्म हमने बना ली, इनका हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बी और बी डैश को एक साथ लिख सकते हो। जो प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, तो आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म के ऊपर। ओके, सो इसको लिखा जा सकता है बी बी डैश सी डैश ए प्लस और बी सी डैश सी डी डैश प्लस, इसमें ए को इसके साथ ले आओ, सो ए डैश ए और डी बी डैश और प्लस यहाँ पे डी और डी डैश को एक साथ कर लो, तो ए डैश सी और डी डी डैश, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दो, वी नो दैट पी पी डैश, पी पी डैश, कोई भी सिंबल हमने पी यूज कर लिया, इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि p इंटू पी डैश इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से एंड करोगे रिजल्ट आएगा 0, राइट। सो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट जो फंक्शन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
अब बी बी डैश हो जाएगा 0, तो यहां पे लिख देंगे 0 और इनटू में ये सी डैश ए, ठीक है, सी डैश ए प्लस यहां पे सी डैश इंटू सी भी 0 हो जाएगा, सो ये बी इंटू 0 इंटू डी डैश और प्लस ए डैश इंटू ए भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू डी इंटू बी डैश और प्लस ए डैश सी और इंटू और डी डी डैश भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अब अगली प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। यहां पे लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि 0 इंटू कोई भी वेरिएबल है इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये प्रॉपर्टी आप साइड में मेंशन कर दोगे कि 0 डॉट पी इज इक्वल टू 0। अगर वो प्रॉपर्टी आपने लिख दी साइड में, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और इज इक्वल टू कितना होता है 0। सो इसका मतलब जो आपका फंक्शन f है वो तो 0 के बराबर है ना, उसको सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कंप्लीमेंट, तो अगर f 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो फाइनली आप लिख दोगे f कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। इस छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एक स्टेप में हो सकता है, लेकिन आपको वहां पे प्रॉपर बताना होता है सब्जेक्टिव में कि कैसे कैसे एक एक स्टेप को मेंशन करना है, क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और इसको सुंदर सा सॉल्यूशन आप बना सकते हो। सो ये हमने f इज इक्वल टू 0 कंप्यूट किया, ठीक है, और उसके आगे हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 0 है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ f डैश विल बी इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1। जो हमारा सॉल्यूशन का आंसर है फाइनल, दैट इज 1, ये हम लिख देंगे वहां पे। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है डिजिटल से था, ये ज्यादा लंबा भी नहीं है और इजी क्वेश्चन है, ठीक, इजी क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डिजिटल सब्जेक्ट से आया था इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो जो अभी अभी जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की हिमोडा ने पोस्ट निकाली थी, उसका एक एग्जाम हुआ था, उसी का सब्जेक्टिव पेपर में जो डिजिटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इस एग्जाम के लिए ऐसे और भी जो एग्जाम हिमाचल प्रदेश में निकलते हैं, उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, गेट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चंडीगढ़ आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप रह सकते हो, आराम से स्टडी कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट है, जिनका ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, और इसमें ऑनलाइन फैसिलिटी भी रहती है। अगर आप कभी क्लास मिस हो जाती है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, बट आप ट्राई करें कि ऑफलाइन में सारी क्लासेस अटेंड करें। ओके, नाउ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दूसरा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज ए मल्टीप्लेक्सर? अगर ये क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और सबसे बढ़िया तो देखो, जितना आप इमेजेस यूज करोगे ना, जितना डायग्राम यूज करोगे, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में जितनी अपनी बात कहोगे, उतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, देखने वाले को भी आसानी होती है, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, तो वो खुश हो जाता है। एग्जामिनर जो है ना, कॉपी चेक करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, ढूंढ ढूंढ के अगर उसको एक लाइन पढ़नी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है क्या लिखा है बच्चे ने, तो वो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सामने से देखते ही पता चल रहा है कि अरे यार कितना सुंदर डायग्राम है, सारा कुछ क्लियरली इसमें मेंशन्ड है, ठीक है, फॉर्मूले बता रखे हैं सारे बच्चे ने, तो वो ज़्यादा अंदर डिटेल में भी नहीं जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। ये एक स्ट्रेटजी आप हमेशा याद रखो। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर देखो क्या है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ये काम कर दो कि मल्टीप्लेक्सर का बना दो एक ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम जो हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है, ठीक है, सिंगल आउटपुट लाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंगल आउटपुट लाइन। और इसके अंदर हमारे पास सेलेक्ट लाइंस होती हैं कुछ, तो n सेलेक्ट लाइंस ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे n सेलेक्ट इनपुट्स, और कंट्रोल इनपुट भी बोलते हैं इनको, सेलेक्ट और कंट्रोल इनपुट्स। ओके, और इनमें एक MSB होते हैं, एक LSB होते हैं, तो वो भी मेंशन कर दो ना, कोई चीज़ मिस मत करो। और ये एज्यूम मत करो कि टीचर को तो पता ही होगा,
ठीक है। कभी भी एग्जाम में जब आप सब्जेक्टिव पेपर में हो ना, तो ये अज्यूम मत करो कुछ भी कि टीचर को तो पता ही होगा, हम मैं क्यों लिखूं, उसको तो पता ही होगा इतना, ठीक है ना। जितनी बात बता सकते हो बताओ, उनको सब कुछ पता है, लेकिन आपको बताना है कि आपको भी पता है। आप वहां पे जो लिखोगे वही उसी से आइडिया लगाएंगे वो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, राइट। अब यहां पे इनपुट लाइंस इधर हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर n सेलेक्ट लाइन हम लेते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितनी होती है, 2 की पावर n इनपुट लाइंस, 2 की पावर n इनपुट लाइंस, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे इसको क्या, 2 रेज़ टू द पावर n इज टू 1 मक्स। सबसे पहला काम, अगर उसने पूछा व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ये डायग्राम बना दो, नंबर मिल जाएंगे वहीं पे, ज्यादा इसके अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मतलब ना लिखो तो इससे ही नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हम पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेशन लिख भी देंगे हम साइड में कि मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, साइड में 2-3 लाइन उसके बारे में लिख देते हैं हम। ओके, बस इतना करना है आपको। तो ये डायग्राम आप सब बना लीजिए अपनी कॉपी में, जो आपको वहाँ पे बनाना है। किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं। ओके, अब इसमें अगला क्या कर सकते हो, आप डेफिनेशन दे सकते हो मल्टीप्लेक्सर की 1-2 लाइन में। तो वो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डायग्राम तो कंपलसरी है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखो कि ए मक्स या मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, ए मल्टीप्लेक्सर। अब आप देखो इसमें भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। जैसे आपने मल्टीप्लेक्सर लिखना है ना, तो कुछ बच्चे खाली मक्स लिख देंगे, ऐसा मत करो, पूरा नाम लिखो इसका मल्टीप्लेक्सर, और शॉर्ट में मक्स आप ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे ऐसे। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। शॉर्ट वर्ड जो है वो यूज नहीं किए जाते सब्जेक्टिव पेपर में, पूरा नाम लिखना होता है आपको। अगर कोई आपको साइड में लिखना, साइड में लिखो ब्रैकेट में, ए मल्टीप्लेक्सर मक्स इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। मक्स क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, आल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर, ठीक है। इसको डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, डेटा सेलेक्टर। इज यूज्ड, मक्स इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट आल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर which is used, okay, to select one of the several inputs, okay, to select one of the input, यहां पे लिखेंगे data selector which is used to select one of the input from several का मतलब जिसको हमने 2 की पावर n नाम दिया है, several input lines and transmit its data to a single output line। तो भाई अगर ये डेफिनेशन लिख दी, ब्लॉक डायग्राम बना दिया, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपको मल्टीप्लेक्सर पता है। इतना काम करना है, ठीक है। अब अगला काम क्या है, अब इन्होंने देखो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है वो पूछ लिया आपने, ब्लॉक डायग्राम से बता दिया, डेफिनेशन दे दी, इतना काम करो। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी चीज उन्होंने जो पूछी है ना, वो मेन है, उसको समझते हैं अब हम। वो क्या है कि आपको एक फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे ये इन्होंने कहा कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, और दूसरा इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन विद ए मल्टीप्लेक्सर, मतलब इस फंक्शन को हमें इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो ये चीज भी आप उसकी डेफिनेशन के साथ आप ऐड कर दो। यहां पे थोड़ा दिमाग चलाना है अपना, क्या कि जब आप ये आपने सेंटेंस खत्म किया ना, तो यहां पे लिखो साइड में इसके बारे में थोड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ए मक्स, ओके,
कैन बी यूज्ड, ए मक्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक फंक्शन। सो एनी, अभी हमने समझा कि मल्टीप्लेक्सर क्या है और मल्टीप्लेक्सर के अंदर कैसे डिफाइन करना है, क्या ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब उसका जो दूसरा पार्ट है उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अभी हमने लिखा कि मल्टीप्लेक्सर जो है उससे हम कोई भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एनी बूलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने दिया हुआ है कि इसको इंप्लीमेंट करो, ओके। तो इसको इंप्लीमेंट करने का देखो क्या तरीका है। आपके पास सिंपल सा तरीका है कि 4 वेरिएबल्स हैं। सॉल्यूशन जब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम केस नंबर 1 मतलब ये काम कर सकते हैं कि जितने वेरिएबल्स हैं उतने सेलेक्ट लाइन ले लें हम, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हम ये वाला केस यूज करेंगे, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो हम 4 सेलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर यूज कर लेते हैं, ओके। तो यहां पे हम एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे जिसमें 4 सेलेक्ट लाइन हम यूज करेंगे, मतलब 4 वेरिएबल ये, तो S3, S2, S1 और S0, ओके। और इन पे लिख देंगे हम क्या, A B C D, और यहां पे हमारी आउटपुट F हो जाएगी। अब इसमें 16 कॉम्बिनेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे। इन पे नंबरिंग कर दो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको थोड़ा बड़ा सा बनाना है ताकि जगह रहे, स्पेस रहे, ठीक है, बीच में ज़्यादा डेंस ना हो। अब क्या तरीका है इसको बनाने का, सिंपल, जो जो मिन टर्म प्रेजेंट है ना ये वाली, उनके नंबर्स पे 1 यहां पे कनेक्ट कर दो बस, और बाकी को कर दो 0 से कनेक्ट, ओके। तो यहां पे 0 है जैसे इसके अंदर, तो इसमें 0 वाली लाइन, और 1 है 1 वाली लाइन, और 3 है, ठीक है, और 4 है, ठीक है, 4 वाली लाइन, और 6 है, ठीक है, और 9 है, और 13 है, और 15 है। इन सब को कनेक्ट कर दो आपस में ऐसे, और यहां पे लिख दो VCC, मतलब लॉजिक 1। इनको सबको लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दो। जो जो मिन टर्म प्रेजेंट है ना उन वाली इनपुट्स को आप VCC से कनेक्ट कर दो, और जो मिसिंग है, ठीक है, जो इसमें नहीं है, उन सबको कर दो ग्राउंडेड। तो उनको आपस में कनेक्ट करके 0 से कनेक्ट कर दो, या अलग अलग 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 है तो 0 मेंशन कर दो आप, या सबको एक कॉमन वायर से कनेक्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, या आपकी चॉइस है। 0 इस पे आ जाएगा, 0 0 0 0 0 और 0 ऐसे। तो ये सर्किट बना दिया हमने, ओके। उन्होंने बस जो कहा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है वो बता दो और इसको इंप्लीमेंट कर दो, तो ये सर्किट कंप्लीट बना सकते हो आप। इससे आपका बन जाएगा मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और ये कौन सा केस है, जब हमने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिया है। तो यही मेन अप्रोच हम यूज करते हैं, बहुत ईजी होता है इससे बनाना, और मल्टीप्लेक्सर बन सकता है। एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीके में हम क्या करते हैं, देखो, उसमें हम 3 वेरिएबल्स को सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं, और एक रिमेनिंग वेरिएबल है उसको डाटा इनपुट की तरफ ले जाते हैं हम, ओके। तो अगर वो भी आप बनाना चाहते हो साइड में, ये भी कर सकते हो कि आप लिख दो इसको मेथड 1 और उसको मेथड 2, ठीक है, कि जिसमें नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन हम थोड़ा कम लेंगे इससे, राइट। लेकिन एग्जाम में एक से भी काम चल जाएगा आपका। आप उन्होंने बस बनाने के लिए बोला ना, आपने बना दिया ये सिंपल। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो मिन टर्म है उनको एक बार नोट कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन जो हम लेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस 1। ये मेथड 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स
-1। ठीक है, तो इसमें 3 सेलेक्ट लाइन हम लेंगे यहाँ पे 1 2 3। ठीक, तो BCD को इनसे कनेक्ट कर देते हैं या ABC को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तीनों ABC जो है ABC को यहाँ पे कनेक्ट कर दो आप, S2 S1 S0। तो इसमें 8 इनपुट लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी इनपुट लाइन हो गई और एक सिंगल आउटपुट लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, आउटपुट हो गई, लिख दोगे इसको आउटपुट। अब इसमें ना टेबल बनाएंगे हम इसको समझने के लिए कि जो डाटा इनपुट D है उसको इधर कनेक्ट करना है ना, तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए हमें नीड है इसकी ट्रुथ टेबल की। तो ABCD और यहाँ पे लिखेंगे हम F। अब ABCD के टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 16, तो वो 16 कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 16 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको F लिखना है, आउटपुट F। तो कौन कौन सी मिन टर्म प्रेजेंट है उनके कोड के आगे लिख दो आप 1, जो जो मिन टर्म प्रेजेंट है। जैसे 0 प्रेजेंट है इसके अंदर समीशन में, तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। ठीक है, इसके आगे ऐसे। उसके बाद अगला है 1, तो 1 के आगे भी हम क्या लिखेंगे, जो जो प्रेजेंट है उनके आगे 1 लिखना है, सॉरी 1। तो ये 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। ठीक है, और 1 भी प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 प्रेजेंट है, 2 नहीं है तो 2 के आगे 0 लिखेंगे। 3 प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे, और 4 भी प्रेजेंट है तो इसके आगे भी 1 लिखेंगे। 5 मिसिंग है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 6 प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे, और 7 मिसिंग है तो 0 लिखेंगे। 8 भी मिसिंग है तो 0 लिखेंगे, और ये आपका 1 हो जाएगा 9 पे। फिर 10 और ये सारा 11 और 12 तक, ठीक है, सब पे 0 रहेगा। ठीक है, और 13 पे आपका 1 आ जाएगा, फिर 14 पे 0, 15 पे 1। जो जो मिन टर्म प्रेजेंट है उन पे 1 और जो नहीं है उनके पे 0 लिख के ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब इसको समझना है ध्यान से। देखो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं सेलेक्ट लाइन पे, राइट। तो सबसे पहले 0 0 0। यहां पे देखो ये 2 केस ऐसे बन रहे हैं कि जिनमें ABC 0 0 0 है। इन दोनों केसेस में आप F में और D में रिलेशन चेक करो क्या आ रहा है। तो जब D पे 0 तो F पे कितना 1, और जब D पे 1 तब भी F पे 1। तो मतलब F तो 1 ही है ना, चाहे D कुछ भी हो, D पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आउटपुट पे 1 चाहिए हमें इस केस में, और 1 कहां से आएगा, इनपुट से आएगा। तो इनपुट पे जब 1 होगा तभी तो आएगा, तो यहां पे 1 कनेक्ट कर दो, ताकि जब आपको नीड हो इस पे आउटपुट पे भेजने की तो 1 आउटपुट पे चला जाए 0 0 0 पे। ओके, अब अगले केस में क्या हो रहा है, ये जो आपका 0 0 1 इनपुट है, जब यहाँ पे सेलेक्ट लाइन पे 0 0 1, तो उस केस में जब D 0 तो F 0 और D 1 तो F 1, मतलब F इज इक्वल टू D को फॉलो कर रहा है ना, तो F इज इक्वल टू D करना है हमें। तो D जब इनपुट पे होगा तभी तो आउटपुट पे जाएगा, तो यहाँ पे D कनेक्ट कर दो आप, जो वेरिएबल अपना वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अगले केस में क्या देखेंगे हम कि 0 1 0 दो केसेस में है, देखो यहाँ पे ये, तो D पे 0 तो F पे 1, D पे 1 तो F पे 0, मतलब D का कंप्लीमेंट हो रहा है ना, तो D का कंप्लीमेंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, D डैश या D बार, ऐसे ये D के ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अगले केस में फिर कंप्लीमेंट हो रहा है, 0 1 1 में देखो दोनों में क्या हो रहा है, 0 पे 1 1 पे 0, तो इस पे भी D बार कंप्लीमेंट आ जाएगा 3 पे। और 1 0 0 में क्या हो रहा है, ये दो केस हैं 1 0 0 वाले, तो 0 पे 0 1 पे 1, तो फॉलो कर रहा है तो D, यहाँ पे D आ जाएगा। फिर 1 0 1 1 0 1 पे 0 पे 0 1 पे 0, मतलब 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 0 पे देखो, 0 पे 0 1 पे 1, तो D को फॉलो कर रहा है तो D आ जाएगा। और जब हम लास्ट के दो केसेस में देखेंगे 1 1 1 पे 0 पे 0 1 पे 1, तो इस पे भी D आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है और ये बन चुका है एक F इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो ये दो अप्रोच हैं, ये वाली भी यूज कर सकते हो, वो वाली भी कर सकते हो, दोनों भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक से बना के काम चल जाएगा आपका, तो पहली वाली बना लेना। सो नाउ पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था इस एग्जाम का। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो क्वेश्चन क्या है, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट whose input is a 4-bit binary number and whose output is the 2's complement of the input number. ओके, आपको एक कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है। सो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो आपको ये एक्टिविटी करनी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इस सर्किट का एक जनरल सा ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट है ना, उसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है। तो आप सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बनाओ और उसमें 4 बिट की हमारी इनपुट है, ठीक है। तो मान लिया B3, B2, B1, B0, ये 4 बिट की यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे ना, तो इधर लिखेंगे इनपुट्स और आउटपुट में हमें चाहिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में, 2's कॉम्प्लीमेंट ओके ऑफ इनपुट, ऑफ द इनपुट। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम आप बना दो ये, ओके। अब उसके बाद कोई भी सर्किट है उसका ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद अगला काम होता है उसकी ट्रुथ टेबल बनाना, ठीक है। तो अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल के अंदर हम क्या क्या रखते हैं, उसकी जितनी भी इनपुट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो सारे, और किस इनपुट कॉम्बिनेशन पे क्या आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पे रखते हैं, ओके। सो लेट अस मेक द ट्रुथ टेबल। यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट्स और इधर लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें निकालना पड़ता है क्या, 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है और फाइनल आउटपुट हमें चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसका ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, वो आप रफ वर्क अलग से कर सकते हो। तो यहाँ पे इनपुट में मैंने लिखा B3, B2, B1 और V0 और आउटपुट में 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो C3, C2, C1 और C0। ऐसे मैंने 4 बिट यहाँ पे लिख दी आउटपुट में, ठीक है। अब इनपुट के 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये 16 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये हमने लिखे 16 कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, ठीक है। अब हर कॉम्बिनेशन का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है यहाँ पे, राइट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, वो निकलता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से। तो अब साइड में ना एक, जब भी आपको रफ वर्क करना होता है कई बार ना, तो या तो बैक साइड में कर लो एक पेज पे, उस पर मेंशन कर दो। सब्जेक्टिव पेपर में कई बार हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, रफ कैलकुलेशंस। तो जहाँ भी आप रफ काम करो उसको बता दो उनको, एक सर्किल के अंदर बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, लिख दो ऊपर रफ वर्क जो आपने किया है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन, ओके। मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता ही नहीं चल रहा कौन सा रफ है कौन सा फेयर है, ये आपको अंतर रखना है, ओके। तो मैं अभी यहीं पे कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से या तो उसी पेज पे साइड में आप एक बॉक्स बना के लिख सकते हो कि रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क जो हम करेंगे, रफ वर्क। या दूसरा काम ये भी कर सकते थे, देखो आप इसमें जो मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले इनपुट लिखा, अब आपको पता है कि यार 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस टेबल में ही 1's कॉम्प्लीमेंट पहले बना लो और उसके बाद 1's कॉम्प्लीमेंट की LSB में हमें 1 ऐड करना होता है, उसके बाद सब में 1 ऐड करके यहाँ पे अपनी आउटपुट ले लो। तो ये काम भी कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा, ईजी हो सकता है, ठीक है। तो अलग से रफ वर्क आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम ये अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हमें लेकिन ध्यान रखना है हमारी फाइनल आउटपुट क्या है, कि हम यहाँ से इसको अभी इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, और आउटपुट हम बाद में लिखेंगे इधर, और यहाँ पे हम 1's कॉम्प्लीमेंट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। उसको लिख देंगे क्लियरली
कि वी आर राइटिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, और आउटपुट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये और इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपको, और उनको भी क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जामिनर होंगे ना, उनको जितना आसान बनाओगे रीडिंग करना उतना फ़ायदा रहेगा आपको। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो जो हमारे पास है ये 0 0 0 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 1 1। ओके, इनका नाम भी रख सकते हो जैसे आप F3 F2 F1 F0 ऐसे करके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, और यहाँ पे एक लाइन भी खींच सकते हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इनके बीच में। अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, इसका हो जाएगा 1 1 1 0। ये काम आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में मेरे साथ मैच कर लेना, अपने आप करोगे तो बेटर रहेगा, साथ साथ करते चलो मेरे, पूरा कॉपी पेस्ट करने से बेटर अपना दिमाग साथ में चलाओ यहीं पे और प्रॉब्लम सॉल्व करो, बीच बीच में हिंट लेते रहो मेरे सॉल्यूशन से, ठीक है। ऐसे हम लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 0, और ये 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 0, उसके बाद आपका 1 और 0 0 1, देन 1 0 0 ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 0 1 1, और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 0 1 1 0, और अगले वाले में कितना हो जाएगा 0 1 0 1, और नेक्स्ट वाले में 0 1 0 0, और नेक्स्ट वाले में 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और लास्ट में 0 0 1 0, और एंड में 0 0 0 1, और फिर 0 0 0 0। ये हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमें चाहिए कि आउटपुट में टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आउटपुट में हमें टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क में थोड़ा सा करूँगा, तो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ रफ वर्क, ठीक। अब सबसे पहले देखो 1 1 1 1 है ना, तो जब इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो जाता है। तो इस केस में हम केवल 4 बिट ये वाली लेंगे, हमें ये 4 बिट चाहिए बस, वो 1 अलग हो गया ना हमारा, ठीक है। उसके लिए हमें कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हैं या उसको रहने दो, इग्नोर करो, ये 4 बिट, तो यहाँ पे 0 यही लिखना है आपको, 0 0 0 0, ठीक है। ये आप लिख लो C3 C2 C1 C0। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट में यही लेना है आपको, एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो जाती है, उसको इग्नोर कर दो, 4 बिट में लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर है ये, जब इसकी LSB में हम 1 ऐड करेंगे तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें कितना 1 1 1 1, ठीक। अब नेक्स्ट वाला जो नंबर है 1 1 0 1, इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 1 1 0 1, इसमें 1 ऐड करना है, ठीक। तो क्या होगा 1 + 1 0 विद कैरी 1, और 1 + 0 1, ये 1 1, तो 1 1 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 1 1 और 0, ठीक। उसके बाद इसमें तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1, और उसके बाद 1 0 1 1 है, इसको अलग से कर लेते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे जब यहाँ पे, तो 1 + 1 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। अगले वाले में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, और इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 विद कैरी 1, यहाँ पे 1 और ये 0 और ये 1, अगले वाले में 1 0 0 1, और अगले वाले में 1 ऐड करेंगे जब, तो 1 0 0 ही आ जाएगा, 1 + 1 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 0 1 1, और 0 1 0 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका 5 है ना, 6 आ जाएगा एक तरीके से। तो 0 1 1 0 0 1 1 0, ऐसे भी कर सकते हो ना कि नंबर आपको पता है ये वाले 5 है तो उससे अगला 6 आएगा 1 ऐड करके, ठीक है। जैसे ये 4 है तो अगला क्या आएगा 5 आएगा, तो 0 1 0 1 ऐसे भी कर सकते हो, या 1 ऐड कर लो अलग से,
जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अगले में क्या आ जाएगा, ये 3 है तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो उस हिसाब से 0 और 1 0 0। ओके, और नेक्स्ट 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और नेक्स्ट में 0 0 1 0 और नेक्स्ट में 0 0 0 1। तो इजीली आप ऐसे लिख सकते हो कि जो नंबर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट सोचो क्या होगा, +1 उससे अगला ऐसे करके। ठीक है, या एलएसबी में 1 ऐड करके। तो ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। ओके, C3 C2 C1 C0 ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। अब किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, एक तो उसका ब्लॉक डायग्राम, दूसरा उसकी ट्रुथ टेबल, और तीसरा फिर जो आपकी आउटपुट है उनको ड्राइव करना के मैप की हेल्प से इनपुट के टर्म्स में, और फिर लॉजिक गेट की हेल्प से सर्किट को कंप्लीट कर देना। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर होता है किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने का। ओके, तो अगला स्टेप क्या है कि आपको के मैप बनाने हैं। ठीक है, C3 C2 C1 C0 चारों के लिए के मैप बना के सिंप्लीफिकेशन करके एक्सप्रेशंस निकालनी है। ओके, तो मैं इसकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि मैं अगले पेज पे जाने पे इसको देख पाऊँ कि हमने क्या क्या लिखा है। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब के मैप बनाएंगे। तो के मैप फॉर C3, पहले हम C3 के लिए के मैप बना लेते हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल बनेंगी के मैप के अंदर। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर समझा दिया पूरा, अब आप कर सकते हो आगे क्या क्या करना है। आपको मेन कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना। ये हमने C3 के लिए बनाना है, तो के मैप में हम ग्रे कोड यूज़ करते हैं, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, और 4 इनपुट है हमारे पास, B3 B2 और B1 और B0। ओके, अब इस के मैप में हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हम कर सकते हैं मिनिमाइजेशन। राइट, तो के मैप में जो एंट्री होंगी उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वापस पुराना सर्किट। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे हैं देखो, जो 1 है आपका, एक तो 0 0 जो हमने लिखा है, इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये सबसे पहले C3 के लिए के मैप बनाना है, तो इसमें जो 1 है आपके वो कहाँ पे हैं, सबसे पहले तो 0 0 0 0 पे तो 0 है। राइट, ओके, उसके बाद 0 0 0 1 पे 1 है, और 0 0 1 0 पे भी और 0 0 1 1 पे भी 1 है, तो 3 1 तो यही आ गए हमारे पास। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 0 1 और 0 0 इस पे भी 1 है। ठीक है, C3 में 0 1 0 0 पे 1 है। उसके बाद 0 1 और 0 1 इस पे भी 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है हमारे पास ना यहाँ पे। ठीक है, अभी कितने लिखे हमने, 4 लिखे। राइट, तो ये अपना हो गया। आप लोग अपने उस टेबल में से लिख सकते हैं। 0 1 0 0 पे हो गया, 0 1 0 1 पे 1 है, ये हो गया। और 0 1 1 0 पे भी 1 है, और 0 1 1 1 पे भी 1 है, ये हो गया। और उसके बाद 0 1 1 0 0 0 इस पे भी 1 है, 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये हो गए 2 4 6 और 8। ठीक है, एक बार वापस भी देख लेते हैं वहाँ पे। ये हमारा के मैप था, हमने 1's कॉम्प्लीमेंट लिखा। ओके, तो
0 0 0 1 पे था 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 हमने कंप्लीट कर लिए, 1 0 पे लिखा हमने और इसमें लिखे, ठीक है। अब हम आते हैं अगला वाला C2, ठीक है। C2 के ऊपर भी हम एंट्री करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा के मैप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या क्या ग्रुप बना सकते हो इसके अंदर, अगर जो हमने ये लिखा है इसमें ग्रुपिंग हमारी क्या क्या हो सकती है, ये चारों एक साथ, ये चारों भी एक साथ बन सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसके साथ में कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, ये अकेला लेना पड़ेगा आपको लोन, ना इधर बनेगा पेयर ना इधर बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये तो रहेगा लोन अकेला, ठीक। अब इस 1 को कवर करना है तो उसके लिए हमें ये जो 4 सेल का के मैप है ये लेना पड़ेगा इस 1 को कवर करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 1 है और यहाँ भी, ठीक है। तो एक तो क्वेड ये बन सकता है आपका, और इस 1 को कवर करना है तो एक क्वेड आपका ये बनेगा, ठीक है। अब आप करोगे मिनिमाइजेशन, तो C3 इज इक्वल टू लिखोगे, C3 इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है वंस की, तो जब हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं ना, वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो वहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन बनती है हमारी SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और हर एक टर्म जो बनेगी वो एक प्रोडक्ट टर्म बनेगी, राइट। हर एक ग्रुप से क्या बनता है, एक प्रोडक्ट टर्म। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेड की बात करता हूँ, ये जो क्वेड हमने लिया है तो ये क्या है 0 1 मतलब B3 बार B2, ठीक है, प्लस उसके बाद जो ये वाला क्वेड है इसमें हमें कॉमन कोड देखना होता है के मैप में कि इन चारों सेल में कौन सा कॉमन कोड है। तो इधर से देखेंगे तो 0 यहाँ पे कॉमन है तो B3 बार, ठीक है। और इधर से देखना है तो ये B0 ये कॉमन हो गया, ठीक है, प्लस अब ये जो के मैप 4 सेल है यहाँ पे हैं तो इसमें इधर से कॉमन क्या है B3 बार और इधर से कॉमन क्या है 1 का मतलब B1। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बनी है C3 के लिए। अब यही काम आपको करना है अपने आप बाकी सारे के लिए, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, C3 इज इक्वल टू आप निकालोगे, ऐसे ही आप C2 इज इक्वल टू, ठीक है, C2 इज इक्वल टू और C1 इज इक्वल टू और C0 इज इक्वल टू, चारों के लिए आप एक्सप्रेशंस लिखोगे यूजिंग के मैप और फिर उस सर्किट को डिजाइन कर दोगे यूजिंग लॉजिक गेट। जो भी आपके एक्सप्रेशंस आएंगे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है ये आपको काम करना है खुद, ठीक है। मेरा था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अप्रोच आपको फॉलो करनी है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, यही आपको C2 के लिए करना है, सेम के मैप बनाना है C1 के लिए और C0 के लिए, ओके। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं, एक तो हमने ये तरीका सोच लिया कि भाई ऐसे डिजाइन कर लिया, एक और तरीके से भी सोचा जा सकता है। अगर हमें ये सर्किट डिजाइन करना है तो वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं, ओके। ये तरीका तो क्लियर हो गया सबको, आप एक्सप्रेशन सोल्व कर लोगे अपने आप आगे, आई होप जिसने पढ़ा हुआ है वो कर लेगा, ठीक है। अगला तरीका क्या है कि हम इस सर्किट को एक दूसरे अप्रोच से भी डिजाइन कर सकते हैं, वो क्या है, अनदर अप्रोच जो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा इससे। जो हमने ये करा है ये तो एक नॉर्मल मेथड है, लंबा हो रहा है थोड़ा सा ना, लेकिन कॉमन सर्किट ऐसे ही डिजाइन होते हैं, सिस्टमेटिक तरीका तो यही है सभी के लिए। लेकिन एक दूसरा तरीका यहाँ पे हम उस सर्किट के लिए कर सकते हैं, क्या कि देखो हमारे पास B3, B2, B1 और B0 ये हमारे पास एक 4 बिट का बाइनरी नंबर है। हमें पता है कि वंस कंप्लीमेंट लेने के लिए क्या करना होता है, हर एक डिजिट का कंप्लीमेंट करना होता है। तो अगर मैं यहां पे 4 नोट गेट लगा दूं ऐसे, ठीक, ये मैंने 4 नोट गेट लगा दिए, तो इससे क्या मिलेगा हमें, यहां पे जो हमें मिलेगा वो मिलेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। मान लिया ये हमारी MSB है ना, तो जैसे मान लिया यहां पे था 0 0 0 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1 1 1 1, वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, वो हमारे 4 नोट गेट से आ जाएगा। किसी भी सर्किट में 4 बिट नंबर का अगर आपको निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इस सर्किट से आ जाता है आराम से। अब उसके बाद हमें ऐड करना है क्या, 1 ऐड करना है ना, LSB में 1 ऐड करना है ना, तो LSB में 1 ऐड करने का मतलब है कि हमें ओवरऑल 0 0 0 1 ये 4 बिट का नंबर हमें ऐड करना है। तो हम एड्रेस का यूज कर सकते हैं अब आगे, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस का यूज कर सकते हैं, ओके।
तो हमें ऐड क्या करना है, 0 0, ये नंबर हमें इसमें ऐड करना है 0 0 0 1, इसके साथ अलग से मैं लिख रहा हूं अभी कि 0 0 0 1, ये हमें ऐड करना है। ठीक, तो जो हम ऐड करेंगे वो कैसे ऐड करेंगे, जो भी नंबर आया होगा हमारा, मान लिया यहाँ पे आया था F3 F2 F1 और F0, ऐसे आया ना ये, तो एडिशन जब होगा हमारा प्लस ये ऐसे करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F0 और 1 का एडिशन होगा। ठीक है, F0 तो हमारे पास ये है ना, F0 है ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, मान लिया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक, इसमें +1 ऐड करना है। तो यहां पे तो हम एक हाफ एडर ले सकते हैं। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो 2 बिट को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिया, एक हाफ एडर लगा दिया। उस हाफ एडर में एक इनपुट तो मैंने ये ले ली F0 यहां से इस तरीके से। ठीक है, हाफ एडर HA, और दूसरी इनपुट मुझे चाहिए क्या 1, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लॉजिक 1 कनेक्ट कर दिया इससे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हाफ एडर में इसका सम होगा F0 + 1 का, जो भी आएगा वो डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, और वो हमारा रिजल्टेंट होगा ना, उसी से तो बनेगा हमारा कंप्लीमेंट जो है। तो C3 C2 C1 C0, तो इसका जो सम आएगा C0, जो हमें रिजल्ट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आता है वो रिजल्ट में लिखा जाएगा 2's कंप्लीमेंट में, और इसमें कैरी जनरेट हो सकता है। सपोज F0 0 है तब तो कैरी नहीं आएगा, लेकिन अगर F0 1 हुआ तो उस केस में 1 + 1 0 विद कैरी 1, तो यहाँ पे कैरी आ सकता है। तो इसका जो कैरी अब जनरेट होगा उसको हम अगले वाले में यहाँ पे यूज करेंगे। ये कैरी आया मान लिया सपोज यहाँ पे, ठीक है, इधर से, तो जो कैरी आएगा उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई 0 ऐड करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, +0 करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो आप आगे भी हाफ एडर ले लो, ठीक है ना, हाफ एडर में जो यहाँ से कैरी जा रहा है वो लगा दो और एक F1 लगा दो, इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फुल एडर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे एक हाफ एडर लगा दो आगे। ठीक है, ये मान लिया हमने एक हाफ एडर लगाया HA। इस हाफ एडर में 2 इनपुट रहेंगी हमारी, एक तो F1 ये वाला, ठीक है, एक तो हमने ये F1 लगा दिया, और एक जो यहां से कैरी आया ये वाला, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। क्योंकि तीसरी इनपुट तो 0 है ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, +0 करने पे तो ठीक है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फुल एडर की कोई नीड नहीं है, हाफ एडर से काम चल जाएगा। अब ये यहाँ पे जो रिजल्ट तीनों का आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है मेनली, 0 तो रहेगा प्लस, क्योंकि A + 0 तो A ही होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, उसको लिखेंगे हम बिट अपनी, तो वो हमारा C1 हो जाएगा, C1, और यहां से फिर एक कैरी जनरेट हो सकता है, तो उस कैरी को अगले हाफ एडर में ले जाओ, एक और हाफ एडर यहाँ पे लगाओ। ठीक, और उसमें इनपुट में दे दो इसको, और यहां से जो F2 था इसको इसके साथ ऐड कर दो, फिर सम आएगा यहाँ पे C2। ठीक है, और फिर एक हाफ एडर यहाँ पे ऊपर यूज करो आप HA, और यहां से कैरी ले जाओ इस तरीके से, और इस F3 को इसमें दे दो, और इसका जो C3 आएगा और एक C4 भी आएगा कैरी। हमें मेनली ये नंबर चाहिए होता है इतना, दिस विल बी अवर आउटपुट, यहां पे मेंशन कर दो दिस विल बी आउटपुट। ओके, सो एक ही स्टेप में एक ही पेज पे मैंने सर्किट बना दिया। देखो पिछले उस वाले केस में तो क्या था, हमें अलग अलग सर्किट, मतलब बार बार कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि ये भी बना सकते हो, इजी है, अगर आपको समझ में आ जाए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अगर हाफ एडर का कंसेप्ट पता है आपको, फुल एडर का कंसेप्ट पता है, तो ये सर्किट जल्दी बन सकता है। वैसे वो तो सिस्टमेटिक अप्रोच है जो हमने यूज की है, वही यूज होती है, किसी भी सर्किट को डिजाइन करने का प्रोसीजर है वो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो ये उसके विकल्प में आप अच्छा ऑप्शन है आपके पास रहेगा। ऐसे और भी अप्रोच हो सकती है, आप यूज कर सकते हो, या अगर आप और अच्छा इंप्रेशन चाहते हो कि आपने वो तरीका लगाया उससे आंसर निकाला, साइड में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट का, इसमें इसको भी बना दो अल्टरनेट, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और कैसे उनको आपको डील करना है। ओके, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, कोई भी हिमाचल प्रदेश या पंजाब या हरियाणा का बच्चा या चंडीगढ़ का अगर AE JEE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इन ब्रांचेज में प्रिपेयर करना चाहता है ऑफलाइन सेंटर्स में, तो चंडीगढ़ सेक्टर 34 में ECP है। ठीक है, और वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी सारे ब्रांचेस के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।